आज शनि जयंती है और इस मौके पर सालों पर कई शुभ संयोग एक साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षों बाद शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। इस मौके पर चंद्रमा का भी साथ होने मिल रहा है और ज्योतिष गणना के अगर लिहाज से हम देखें तो एक अद्भुत संयोग है। यही नहीं, शनि जयंती पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। कुंभ राशि में होने पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं और शनि जयंती पर शश राजयोग होने से मिथुन और मकर सहित 5 राशियों को लाभ, अद्भुत संयोग भी लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस बार ये तिथि जो है 6 जून को पड़ रही है। माना यह जाता है कि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ और इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करके जीवन की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। शनिदेव की जयंती की महिमा क्या है और क्यों आज का दिन शनि संबंधी उपाय करने के लिए बहुत खास माना जाता है, आइए जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। शनि देव की जयंती ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सूर्य देव और छाया के संयोग से भगवान शनि का प्राकट्य हुआ था। इस दिन अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो विशेष लाभ होते हैं। शनि से संबंधित जीवन में जो भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, करियर की समस्या है, आयु की समस्या है, वो तमाम समस्याएं इस दिन दूर की जा सकती हैं अगर आप शनि जयंती पर उपाय करते हैं तो। और शनि जयंती के उपाय संध्या काल में शुद्ध होकर करने चाहिए। और इसी क्रम में आपको बता दें, शनि जयंती पर संध्या काल में पूजा का विशेष महत्व है। कौन से पाठ और स्तोत्र करने से शनिदेव की कृपा बरसेगी, साथ ही साथ क्या है शनिदेव की पूजा की विधि, बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। शनि जयंती पर संध्या काल में शाम के समय में पूजा करना विशेष शुभ होता है। जैसा आपको पहले बताया कि 6 जून को संध्या काल में आप शनिदेव की पूजा करिएगा। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें। इसके बाद शनि देव का स्मरण करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना चेहरा करके बैठें। फिर आप शनिदेव के मंत्रों का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, या ओम शन्नो देवीरभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप करें। या शनिदेव के जो स्तोत्र हैं, जैसे दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ करें। जब पाठ हो जाए तब इसके बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का और धन का दान करें। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वो इंसानों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शुभ कर्म करने वालों को शनिदेव शुभ फल देते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव के कोप का सामना भी करना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आकाशीय संसद में शनि को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको शनि जो है वो काफी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, और जिनका शनि खराब है उनको शनि दंड देते हैं। ज्योतिष में ऐसी भ्रांति बना दी गई है जैसे शनि का नाम आते ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान उनके ऊपर
गिरेगा। लेकिन शनि जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। यदि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा कार्य किया है तो शनि व्यक्ति को फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा देते हैं। देखिए, शनि जयंती पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से भक्त जो है शनिदेव की पूजा अर्चना करते हुए शनि धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन तरीकों से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देखिए कई चीजों से प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले शनि को काली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, तो हम जो है काले तिल का लड्डू यदि बनाकर और उसको लेबर क्लास को दें जो सक्षम नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो मजदूर वर्ग के, लेबर क्लास, चतुर्थ वर्ग के, जो व्यक्ति सामान्य नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, उसके कारक होते हैं। तो इन लोगों को यदि हम काले तिल का लड्डू खिलाएं तो इससे शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि शनि जयंती के दिन आप जो है 5 दाल की खिचड़ी बना लें। 5 दाल की खिचड़ी बनाने के बाद उसको शनिवार को कुत्ते को खिलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह बहुत भारी होते हैं तो कुत्ता खाता नहीं है, उसको सूंघ के चला जाता है। लेकिन अगर वो सूंघ के भी चला जाए तब भी आप मानिए कि शनि देव की प्रसन्नता जो है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त हो रही है। और एक उपाय बताता हूं, केला का एक पत्ता ले लें, उसमें 70 ग्राम काला तिल ले लें और केले के पत्ते को फिर मोड़ के शनिवार के दिन आप किसी बहते नदी में प्रवाहित करेंगे तो वो काला तिल किसी न किसी का आहार बनेगा। तो जब वो आहार खाएगा, जैसे मछलियां हो गई, वो भी शनि से ही संबंधित हैं, तो इससे जो है वो शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी। आज वट सावित्री का पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इस व्रत के साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए इस पर्व पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए व्रत और संकल्प लेती हैं, ताकि उन्हें सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान मिल सके। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना और बरगद का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज बरगदी अमावस्या है। आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अपने पति के लिए ये व्रत रखा जाता है। आज बरगदी अमावस्या है और बट सावित्री भी लोग बोलते हैं और इसमें 12 फेरे लिए जाते हैं, पति के लिए किया जाता है और सुहागिन औरतें करती हैं। इसमें कच्चे धागे का, ये जो सूत का बोलते हैं, इसका माला बनाया जाता है और इसी से 12 चना लेकर फेरे लगाया जाता है। आपने क्या क्या किया? अब सुबह से हम लोग नहा धो के पहले यहाँ आए पूजा करने, माला बनाए, कच्चा धागे से मतलब 12 फेरे लिए चना चढ़ाते हुए, और इस पे खरबूजा और आम चढ़ाया जाता है। तो देखिए, शनि जयंती कैसे जैसे बड़े पर्वों पर ग्रहों की चाल पर ज्योतिषों की नजर रहती है, नई सरकार के शपथ ग्रहण में भी शुभ मुहूर्त पर जोर दिया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 8 जून यानी शनिवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच विदेशी नेताओं को भी तमाम न्योता भेजा गया। कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरी बार। मोदी कैबिनेट की सलाह पर मौजूदा लोकसभा भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपने के बाद फिलहाल नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार का गठन होना है, जिसको लेकर हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कल यानी 5 जून को इसको लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक भी हुई। इसमें यह तय हुआ कि 7 जून को अगली बैठक होगी। उस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ ग्रहण पर ज्योतिषियों की भी नजर टिकी हुई है। उनके मुताबिक नई सरकार गठबंधन की सरकार होगी, इसीलिए सरकार की स्थिरता के लिए शपथ ग्रहण के समय की कुंडली मजबूत होनी चाहिए, यानी शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण करना सरकार के लिए सही होगा। अभी तो आप सरकार बना लेंगे, शपथ ले लेंगे, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण की कुंडली पर बहुत ध्यान देना होगा। उस शपथ रात में हो, शाम को हो, मध्य रात्रि में हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, गौर करके तब सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शपथ ग्रहण का मुहूर्त कब रखा जाएगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। इसके लिए दूसरे देशों के नेताओं को न्योता भी दिया जाने लगा है। भूटान नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण का न्योता दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बधाई संदेश आया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार शाम को मोदी को फोन कर चुनाव में जीत की बधाई दी। मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीती रात राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों में हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत दी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई इलाकों में बारिश से मौसम फूल फूल हो गया। कर्नाटक हो या फिर उत्तराखंड, जम्मू हो या हैदराबाद, हर जगह बारिश से लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक की हुबली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जमकर बारिश हुई, जिसने पारे को नीचे ला दिया। चेन्नई में भी बादल जमकर बरसे, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर भी झमाझम बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में चंपावत और देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश हुई। पर्वतीय इलाकों में बारिश से होने से तापमान में काफी कमी आई। शाम के समय अचानक मौसम बदलते ही देहरादून में तेज हवाएं चलने लगी और उसके बाद पूरे देहरादून तरबतर हो गया। देहरादून के साथ ही पहाड़ों की रानी मसूरी में भी तेज बारिश हुई। जम्मू के अलावा कई ऐसे इलाके जहां पर तेज बारिश रही। तो देखिए, मानसून बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। जहां मानसून पहुंच चुका है, अगर वहां की बात करें तो देखिए, केरल की अगर हम बात करें तो समय से पहले ही मानसून ने इस साल केरल में दस्तक दे दी थी और अभी भी मानसून की बहार केरल में बनी हुई है। केरल से आगे अगर हम बढ़ें तो मानसून तमिलनाडु पहुंच गया है। पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। वहीं आंध्र प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। आंध्र प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में प्री मानसून बारिश हो रही है। कई इलाकों तक मानसून पहुंच भी चुका है और मानसून ने गोवा की खूबसूरती को भी और ज्यादा बढ़ा दिया है। गोवा में भी मानसून की एंट्री से झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा देखिए, बात करें अगर गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को यहां मानसून पहुंच सकता है, लेकिन मानसून की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानसून यहां समय से पहले पहुंच सकता है। वहीं 15 जून के आसपास ही उड़ीसा, झारखंड और बिहार में भी मानसून पहुंच सकता है, लेकिन संभव ही मानसून की बुलेट रफ्तार का असर जो है यहां भी देखा जाएगा। वहीं देखिए, अगर हम बात करें अन्य स्टेट्स की, जैसे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मानसून 25 जून को दस्तक दे सकता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मानसून जैसे दक्षिण भारत में समय से पहले पहुंचा है, यहां भी अनुमान तारीख से पहले पहुंच सकता है। वहीं गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर को 30 जून के आसपास मानसून से पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। अभी हल्की फुल्की फुहार है, लेकिन पूरी तरीके से 30 जून के आसपास राहत मिलेगी। लेकिन संभव यहां भी तय समय से पहले मानसून पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है।
लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बुधवार की रात गर्मी से राहत का पैगाम लेकर आई। पहले धूल भरी आंधी चली, उसके बाद बारिश की बूंदों ने दिल्ली एनसीआर को भिगोया, जिससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गर्मी से तो राहत दी ही, मौसम भी सुहाना बना दिया। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। दिल्ली में बुधवार को तापमान 44 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन राहत की बारिश के बाद तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम कूल हो गया। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो मौसम के आनंद को और बढ़ा रही थी। मौसम विभाग ने भी दिल्ली के नरेला, अलीपुर, एनसीआर क्षेत्र के लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, दादरी, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम गति वाली बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। बुधवार यानी 5 जून को दिल्ली में लू चलती रही और इसकी वजह से तापमान भी ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री तक रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री के आसपास रहेगा। इसके चलते गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने दिल्ली और एनसीआर में आज के लिए गरज और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 7 जून को भी ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। वक्त से पहले केरल तट पर दस्तक देने के बाद मानसून भी तेज गति से सक्रिय है। दिन प्रतिदिन अपने रूट पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों को गर्मी से राहत भी दिलाता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस बार सभी इलाकों में तय वक्त से पहले पहुंचेगा। दिल्ली एनसीआर में इसके 27 जून से पहले एंट्री की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार मानसून की रफ्तार तेज है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अच्छी खबर भी दी है, जिसके मुताबिक जल्द ही देश के कुछ हिस्सों में मानसून दस्तक देने वाला है। बता दें कि इस बार तय समय से 2 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंच गया और अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। देश में इस बार मानसून ने समय से 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है और इसकी रफ्तार तेज है। केरल में तय समय से पहले मानसून ने एंट्री ली थी और अब ये बाकी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर में झमाझम बारिश हुई है। उधर देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां लोग राहत के लिए मानसून का इंतजार कर रहे हैं। अब मौसम विभाग ने मानसून को लेकर गुड न्यूज दी है। मानसून जल्द ही कई इलाकों में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आगे बढ़ रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में ये कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों, दक्षिणी ओडिशा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 7 जून तक बारिश और आंधी तूफान जारी रहने वाला है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। उधर दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत कुछ इलाकों में 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जहां तक मानसून की बात है तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में 10 जून के आसपास मानसून आता है। वहीं मध्य प्रदेश में 25 जून तक इसकी एंट्री होती है। गुजरात में 20 से 25 जून, तो राजस्थान में 30 जून और 5 जुलाई मानसून के दस्तक देने की तारीख है। यूपी में 15 जून और 20 जून के आसपास मानसून की एंट्री होती है। इस बार यूपी में वाराणसी या गोरखपुर के जरिए 18 से 20 जून को मानसून दस्तक दे सकता है, जबकि लखनऊ में 23 से 25 जून को मानसून के पहुंचने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ 27 जून को मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 9 जून तक, तो मराठवाड़ में 7 जून तक भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में भी 5 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 से 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 7 जून, तो राजस्थान में 8 जून तक हल्की बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात कुछ और खबरों की जाए। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ शानदार आगाज किया है। आयरलैंड को टीम इंडिया ने 8 विकेटों से हरा दिया। वैसे तो इस मैच का रिजल्ट पहले से भारत के पक्ष में माना जा रहा था, इसलिए भारत ने इसमें एक प्रयोग किया और ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली निकलकर सामने आए, लेकिन इस प्रयोग को सफलता नहीं मिल सकी और सस्ते में कोहली निपट गए। देखिए मैच की पूरी रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ जोरदार जीत दर्ज की है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 16 ओवर में 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को एक-एक सफलता मिली। आयरलैंड के लिए गैरेथ डेलनी ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। टीम इंडिया ने 12.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर मैच को जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंद पर 52 रन बनाए। इसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर नाबाद 36 रन बनाए। करीब 1.5 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिला दी। पारी की शुरुआत करते हुए विराट कोहली सफल नहीं हो पाए और 1 रन पर ही आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव भी 2 रन पर विकेट गंवा बैठे। ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत ग्रुप ए में है और उसके खाते में 2 अंक जुड़ गए हैं और वो ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया के साथ ग्रुप में आयरलैंड के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा की टीमें हैं। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान से है, जिसका इंतजार क्रिकेट प्रेमी जोर शोर से कर रहे हैं। तो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। 2 बार टलने के बाद भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन लॉन्च हो गया। बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाने वाले सुनीता समेत 2 पहले सदस्य बन गए। अपने सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ यान से उड़ान भरकर सुनीता इस मिशन पर जाने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। 5, 4, 3, 2, 1 इग्निशन। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इतिहास रच दिया है। वो तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गई हैं। सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बन गए हैं। सुनीता और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का स्टार लाइनर मिशन कल यानी 5 जून को लॉन्च हुआ। बोइंग स्टार लाइनर के कैलिप्सो कैप्सूल को ले जाने वाले एटलस वी रॉकेट ने अमेरिका के फ्लोरिडा से उड़ान भरी। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार रात 8:22 पर फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इस यान की रवानगी हुई। विलियम्स और विल्मोर की इस अंतरिक्ष यात्रा में 25 घंटे से ज्यादा का वक्त लगने की उम्मीद है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर रवाना हुआ स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट भारतीय समय के मुताबिक आज रात 9:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। इस मिशन को 7 मई को सुबह 8:04 पर लॉन्च किया जाना था, लेकिन टीम को यूएलए के एटलस वी रॉकेट की सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में समस्या मिली, जिसके चलते इस मिशन के लॉन्च होने से 2 घंटे पहले टालने का फैसला ले लिया गया था। दूसरी बार इस स्पेस मिशन को 1 जून को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड लॉन्च सीक्वेंसर ने लिफ्ट ऑफ से 3 मिनट 50 सेकंड पहले काउंटडाउन क्लॉक को ऑटोमेटिक होल्ड कर दिया, जिसके चलते एक बार फिर इस मिशन को टालना पड़ा। लेकिन अब तीसरी बार में मिशन लॉन्च करने में कामयाबी मिल गई। दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में करीब 1 सप्ताह तक रहेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री इस दौरान कई तरह के परीक्षण करेंगे, जिसमें स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम का टेस्ट शामिल है। इस स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल रोटेशनल मिशन के लिए किया जाएगा, यानी एस्ट्रोनॉट इसी यान से लौटेंगे भी। इस मिशन की कामयाबी पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। अभी अमेरिका के पास एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ही है। नासा ने इस साल 2014 में स्पेस एक्स और बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। स्पेस एक्स 4 साल पहले ही इसे बना चुकी है और अब बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस मिशन लॉन्च हुआ है।
ये इस अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान है और सुनीता विलियम्स इसमें उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। इससे पहले सुनीता 2 बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। साल 2006 में नासा के अंतरिक्ष यान पर और साल 2012 में रूसी सोयूज कैप्सूल के जरिए भी वो अंतरिक्ष में गई थी। वो अंतरिक्ष में 322 दिन बिता चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एक वीर बालक की कर ली जाए जिसने अपनी सूझबूझ के बदौलत एक बड़ा रेल हादसा टाल दिया। बिहार के समस्तीपुर में सूझबूझ दिखाने वाले इस लड़के को रेलवे ने सम्मानित भी किया है और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए उसके नाम की सिफारिश करने की भी बात कही है। करिए दोनों साइड पे। कम उम्र में बड़ा काम करने वाले इस बच्चे का सम्मान हो रहा है। इस छोटे से लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए न सिर्फ एक बड़ा हादसा टाल दिया बल्कि उस हादसे से होने वाले जान के नुकसान को भी बचा लिया। बिहार में समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने महापुरुषों से जुड़ी किताबें और प्रशस्ति पत्र देकर 11 साल के लड़के शाहबाज को सम्मानित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए शाहबाज के नाम की सिफारिश करने की बात कही है। ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है और मैं चाहता हूँ कि ये एक माध्यम बने, एक संदेश बने देश के सारे बच्चों के लिए, सारे युवाओं के लिए, सारे नागरिकों के लिए कि नागरिक जो हैं उनकी सिर्फ राइट्स नहीं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जी, समय आने पे हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी अनुशंसा करेंगे इनकी। रेलवे लाइन की इस पटरी को देखिए। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड पर भोला टॉकीज गुमटी से कुछ दूरी पर मौजूद ये पटरी क्रैक हो गई थी। इस दौरान यहाँ से गुजर रहे शाहबाज ने सामने से ट्रेन को आते देखा और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने पास मौजूद लाल रंग का गमछा लहराने लगा। ये देखकर ड्राइवर ने भी ट्रेन रोक दी और इस तरह शाहबाज ने एक बड़ा रेल हादसा होने से बचा लिया। ड्राइवर अंकल उतरे, बोले चोट तो ज्यादा नहीं लगा? तो हम बोले नहीं। तो बोले क्या हुआ? तो हम बोले पटरी टूटी हुई है। तो वो देखे, फिर फोन किए, फिर वहाँ रेल वाले अंकल सब आए, वो लोग बनाए। उसके बाद वो लोग रुके, फिर ट्रेन चली गई। तो वो 3 से 4 बजे तक काम चलता रहा। काम करके वो लोग चले गए। ये मामला शनिवार का है जब शाहबाज ने टूटी पटरी देखकर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन को लाल गमछा दिखाकर रोका था। उस ट्रेन में करीब 1500 यात्री सवार थे। इसके बाद से शाहबाज की बहादुरी के चर्चे होने लगे और अब उसका सम्मान भी हो रहा है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।